लेक्चर 2 है इंग्लिश का। और हम अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमने वर्ब पढ़ना है, वर्ब की काइंड्स पढ़नी है। इसकी 3 मेजर काइंड्स होती हैं वर्ब की। ठीक है, आपको जब वर्ब आपने पढ़ा या वर्ब का जो वर्ड है यही देखा, तो आपके जहन में क्या आ रहा होगा कि कोई ना कोई एक्शन है, उर्दू में जिसको फेल कहते हैं। ठीक है, एक्शन से रिलेटेड है। लेकिन ये हमेशा एक्शन से नहीं होता। एक्शन एक्शन वर्ब की एक सिंपल एक टाइप है। अदरवाइज ये कई तरह के वर्ब होते हैं। आप उनको डिवाइड कर सकते हैं एक्शन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों के नाम सुना है। कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब्स भी होते हैं, इनको डेड वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, जो अपना मतलब एग्जिस्ट तो करते हैं, उनको वर्ब भी कहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और कनेक्टिंग वर्ब्स, इनको पहले हम एक एक एग्जांपल देखेंगे, इसकी एक एक सेंटेंस से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इनकी टाइप्स को हम इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। जिस तरह एक्शन वर्ब क्या है, ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट, सिंपल, नियर बाई अगर आप कहें तो ठीक है। ये एक्शन है क्योंकि इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है, प्ले कर रहा है, वो क्रिकेट को प्ले कर रहा है। खाने को खाया जा रहा है, ही ईट एन एप्पल डेली, वो एक सेब खाता है। ठीक है, ही दे गो टू स्कूल टुगेदर, वो इकट्ठे स्कूल जाते हैं। तो ये एक्शन है, इसमें एक एक्शन है। ठीक है, जबकि हेल्पिंग वर्ब, यहां से देखें, अगर प्ले क्रिकेट है, प्ले क्रिकेट, तो ये इसको एक्शन वर्ब कह देंगे क्योंकि वो प्ले हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए अब एक और वर्ब आ गया जिसका नाम है, जिसको इज। ठीक है, ये इस एम आर हैज हैव, मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के जो वर्ब्स हैं उनको हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं। ऐसा वर्ड जो वर्ब को सपोर्ट कर रहा है तो उसको हेल्पिंग वर्ब कह देंगे। ठीक है जी, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और अभी हम इसको और डिटेल से देखेंगे कितनी तरह के होते हैं, और सेंटेंसेस भी बनाएंगे। कनेक्टिंग क्या होते हैं, जिस तरह ही इज अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर है। तो यहाँ पर ये जो इज है, ये कोई चीज परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, ना किसी वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ एक एज अ स्टैटिक वर्ब के तौर पे है, लिंक बना रहा है, कनेक्ट कर रहा है, या डेड वर्ब है। ये सिर्फ एग्जिस्टेंस है इसकी। ठीक है, हाँ। बाकी आप कह सकते हो वो जो उर्दू में ट्रांसलेशन, उर्दू में अब है या नहीं, उसको हम इस तरह था, थी, थे वगैरह, उसको हम ये कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो ही इज अ क्रिकेटर, वो एक क्रिकेटर है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं। एक्शन वर्ब की दो तरह की, दो टाइप्स होती हैं। एक्शन ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, एक्शन इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। ट्रांजिटिव का मतलब है कि एक कोई भी एक्शन वर्ब है, अगर वो अपने अपना असर आगे पहुंचाए, आगे ट्रांजिट, ट्रांजिट करने का मतलब है आगे पहुंचाना। इंट्रांजिटिव मतलब इसको आगे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अपने मीनिंग को देने के लिए अगर सहारे की जरूरत पड़े तो वो ट्रांजिटिव है, अगर सहारे की जरूरत ना पड़े तो वो इंट्रांजिटिव है। कैसे? ट्रांजिटिव वर्ब, नीड एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर द एक्शन। एक्शन, कोई भी एक्शन, देखो वर्ब है, एक्शन वर्ब की टाइप है। इसने एक्शन परफॉर्म करना है, लेकिन अपने एक्शन को क्लियर करने के लिए, अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसे? वी प्लेड, हमने खेला। लेकिन ये प्ले जो है ना, ये रिक्वायर्ड करता है कि मुझे बताओ कि मैंने क्या खेला। ठीक है, तो इसी तरह दे इनवाइटेड, इनवाइट यहाँ पर जो वर्ड वर्ब की सूरत में है, ये डिमांड कर रहा है कि आपने इनवाइट तो किया, किसको किया, ये तो बताओ कि किसको इनवाइट किया। तो वी प्लेड मतलब व्हाट गेम, क्या खेला, आखिर बताएं जी। होम इनवाइटेड, किसे इनवाइट किया। तो एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, द सर्वेंट क्लीन्स, यहाँ से ब्रेक कर दें। क्लीन्स, तो सर्वेंट ने क्लीन किया क्या, द फ्लोर, द सर्वेंट क्लीन्स द फ्लोर। वी प्लेड क्रिकेट, हमने क्रिकेट खेला। दे इनवाइटेड देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने दोस्तों को बुलाया। तो ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी कुछ सेंस नहीं होती। देखो, ये एक लैंग्वेज है, इनके रूल्स बाद में बने, लैंग्वेज पहले बनी, ये याद रखना बात को। हम जब इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश सीखने की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि जी पहले रूल्स सीखें फिर इंग्लिश आएगी। जबकि इंग्लिश पर जो पीपल हैं, इंग्लिश पीपल, उन्होंने वो तो पहले बोलते थे, नेचुरली उनकी एक जुबान डेवलप हो गई। उस जुबान को सामने रखते हुए उन्होंने फिर स्पेलिंग्स भी बनाई। बहुत सारी स्पेलिंग्स आप देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ वो लेटर्स मिस कर देते हैं। जिसका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पी से शुरू होती है।
तो पी को यूज नहीं करते। और भी इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जिस तरह से वो यूज करते थे इसी तरह से उन्होंने रूल्स बना दिए, ताकि जो नॉन इंग्लिश पीपल हैं वो इसको इंग्लिश को सीख सकें। तो ये रूल्स बाद में बने। तो बहुत सारे वर्ड आएंगे। आप ऑब्जेक्शन करोगे भाई ये भी तो इसलिए जरूरी है, ये भी जरूरी है। आपने देखना है कि कौन सा वर्ड ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है। ये अगर उस इन्वायरमेंट में रहते हो इंग्लिश वाले में, तो ऑटोमेटिक आपको रट जाएंगी बातें, या आप यहाँ से रटे लगाओगे, या प्रैक्टिस करो। आई बॉट, बताना पड़ेगा क्या खरीदा, कार। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है। लिसनिंग, गोइंग, तो सारे ट्रांजिटिव हैं। आपको बताना पड़ेगा क्या खा रहा है, क्या सुन रहा है, और कहाँ जा रहा है। ठीक है। और बाज वर्ड ऐसे भी हैं, उसको ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। खैर, ट्रांजिटिव वर्ब्स अगेन कौन कौन से हैं? बाय, प्रेज, इम्प्रेस, टीच, बताओ कि क्या पढ़ा रहा है। ठीक है। और होल्ड, अप्रूव, वगैरह वगैरह। जिस तरह ये लव है, तो चलें छोड़ें, ये सारे ट्रांजिटिव हैं। ठीक है, इनको आपने याद रख लेना है। इंट्रांजिटिव, जिसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट सेंस देते हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है? ही इज स्विमिंग। ही इज स्विमिंग का मतलब है कि वो तैर रहा है। तो तैर रहा है, खुशकी पे तो नहीं तैरेगा। तो वो यकीनन किसी ना किसी वाटर बॉडी में तैर रहा होगा, वो समंदर में तैर रहा होगा, दरिया में, नहर के अंदर कहीं ना कहीं तो तैर रहा होगा। ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, तो सरफेस पे दौड़ रहा है, तो इसके लिए ये इनट्रांजिटिव है। आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। या, अगर इस तरह भी ना आए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंग्लिश में जस्टिफाई करना कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है। वो ये आ सकता है कि एक सेंटेंस देगा, और उस सेंटेंस में, अब यहां तो आपको पता लग गया ना कि रनिंग के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात क्लियर है, सेंटेंस दे दिया। तो वो पूछेगा बताएं रनिंग ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरह से आ जाएगा। एक्शन वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, या डेड वर्ब है, इस तरह से आ जाएगा। और एग्जांपल्स, ही इज ड्राइविंग। अब ड्राइविंग की बात आ रही है तो पता है कि कुछ ना कुछ वो गाड़ी चला रहा होगा, कार चला रहा होगा, इस तरह कुछ भी चला रहा होगा। इसको देखें। ही फेल, वो नीचे गिरा। अंडरस्टूड है कि नीचे गिरा होगा ना। एंड ब्रोक, ये ब्रोक भी तो वर्ब है, लेकिन ब्रोक के बाद हमें नाउन लगाने की जरूरत पड़ गई, ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ गई। ही फेल, अब हमने यूं नहीं कहा कि ही फेल ऑन अर्थ, नहीं। तो फेल क्यों है? क्यों फेल के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ब्रोक के बाद हमें बताना पड़ गया कि क्या टूटा है भाई, उसका, उसकी टांगे टूट गई हैं। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लाजमी हमें इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा ब्रोक के साथ। क्लियर होगी बात? वी स्लीप एट नाइट। अब स्लीप जो है वो इंट्रांजिटिव है। आप यूं ना समझना कि एट नाइट उसका कोई एक्शन ट्रांसफर तो नहीं हो रहा, एक्शन नहीं है ये। एट नाइट सिंपल, वो तो वर्ब, एक उसका टाइम बता रहा है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कहते हैं। तो वी स्लीप, हम सो गए, बस बात खत्म। ये नहीं बताना कि रात को सो गए। इस बार रात को बता भी दिया उसने सोने का, लेकिन एक्शन तो ट्रांसफर नहीं हो रहा ना, ये एक अलग बात है। बेबी ने स्माइल किया, इंट्रांजिटिव, ये तो क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, स्माइल किया तो ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत है, स्लीप किया तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, वेट किया, ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं। बट नो बॉडी केम, कोई भी नहीं आया, केम के बाद कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे चले। ओके। आई स्वंग द बैट एंड हिट, बल्ला घुमाया और हिट कर दिया। अब देखें, दो वर्ब है इसमें, एक स्वंग है, स्विंग, बल्ले को घुमाना, और एक है बल्ले को मारना। जब उसने बल्ला घुमाया, आई स्वंग, तो यहां पर बैट यानी कि ऑब्जेक्ट ऐड किया, लेकिन हिट के बाद नहीं किया। समझें? वो यूं भी कह सकता था कि आई स्वंग द बैट एंड हिट द बॉल। आप कह सकते हो हिट द बॉल, आई स्वंग द बैट एंड हिट द बॉल, लेकिन यहां पर वो जस्टिफाई है कि अगर, जस्टिफाई ये है कि हिट बॉल को ही किया होगा, बल्ले को घुमाया और बॉल पे मारा। तो इसका मतलब ये हुआ, इस सेंटेंस से आपको पता लग रहा है कि स्वंग जो है ये एक
ट्रांजिटिव वर्ब है और हिट इंट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस से आप बता सकते हो ना, अगर ये सेंटेंस आपके पेपर में आ जाए और वो आपसे पूछ ले कि बताएं कि जो स्वंग है वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा हिट है, हिट ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, ये भी पता लग जाएगा। क्लियर है ये भी क्लियर है जी। ट्रांजिटिव सर जी। सर इसको दोबारा थोड़ा सा बता दें इसी सेंटेंस को। आई स्वंग द बैट एंड हिट। देखो, उसने कहा कि मैंने आई स्वंग द बैट, अब यहां पर दो वर्ब यूज हो रहे हैं, एक बल्ले को घुमाना एक वर्ब है और बल्ले को बॉल पे मारना दूसरा वर्ब है, ठीक है। अब एक वर्ब जो कि स्वंग है उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट ऐड किया है द बैट, और एक वर्ब है हिट, उसके बाद उसने ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया, हालांकि वो कर सकता था। तो जिसके बाद उसने ऑब्जेक्ट को ऐड किया द बैट, आई स्वंग, क्या घुमाया, बैट, इसका मतलब हुआ कि स्वंग के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्वंग है, स्विंग है, वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिसके लिए ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, जबकि हिट के बाद उसने नहीं ऐड किया, तो हिट क्या हुआ, एक इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ कि उसके बाद आप ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड है। क्लियर होगी बात। इसी तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंस से आपको पता लगेगा कि किसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड किया। अगर किसी के बाद ऑब्जेक्ट ऐड किया है तो मतलब वो ट्रांजिटिव है, किसी के बाद ऑब्जेक्ट ऐड नहीं किया तो इंट्रांजिटिव है। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। कौन कौन से वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव हैं वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं, जो फेमस हैं जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। जी तारिक जी। हाँ तारिक पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ये सिचुएशनल है या ये कांस्टेंट है, कि जैसे कोई वर्ब है, अब जैसे हिट है, हिट के आगे अगर बार लग जाए तो वो तो ट्रांजिटिव हो गया। तो हम्म, क्या है, ऐसा है कि ये सिचुएशन टू सिचुएशन वैसे होता है कि एक वर्ब है वो कभी ट्रांजिटिव हो सकता है और कभी इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। कुछ वर्ब ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो सिचुएशन की बेस पे ट्रांजिटिव भी हो जाते हैं, इंट्रांजिटिव भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, अगर आप इस हिट के आगे बॉल ना भी लगाओ तो भी अंडरस्टूड है, इसका मतलब ये इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है हिट, ठीक है, यहाँ आप ऐड कर दो तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ये जो स्विंग है, स्विंग के बाद बैट नहीं लगाओगे ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाजमी लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाजमी, अभी हम देखेंगे कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, ये मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई ना आपको कि हिट के सामने ऑब्जेक्ट नहीं है इस पे गौर करें, स्वंग के बाद ऑब्जेक्ट है इस पे गौर करें, तो ये आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। हिट के बाद उसने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, इसका मतलब हिट इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट, तो मतलब आप समझ जाएंगे ये इंट्रांजिटिव है। जी, किसने हैंड रेस किया था, जुल्करनैन। सर अगर हमने ये चेक करना हो, इसका आंसर मैं दूंगा कि वो जो है ना सब वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम ऑब्जेक्ट को हटा के देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को हटाने से उसका जो मीनिंग है वो चेंज होगा, तो फिर वो जाहिर बात है वो ट्रांजिटिव वर्ड है, हम्म, वर्ब है। और अगर नहीं होगा तो वो इंट्रांजिटिव है। और गुड, सर ये शाबाश। क्वेश्चन इस दफा एफपीएससी के पेपर में भी आए थे। ये दो एमसीक्यूज, ट्रांजिटिव वाला और इस ट्रांजिटिव वाला, ये दोनों पूछा था एफपीएससी के पेपर में, मुझे याद। मैंने आपको यही तो बताया ना कि हिट के आगे आप बॉल लगाओ ना लगाओ, हिट इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है। अगर वो इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है तो वो इंट्रांजिटिव है। अगर आप इस बैट को हटा के देखो तो स्वंग के बाद ऑब्जेक्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वंग क्या घुमाया उसने, कुछ भी घुमाया जा सकता है ना, तो बैट घुमाया उसने तो वो
अगर बैट को यहां से रिमूव कर दो तो स्वंग का कुछ समझ नहीं आएगा। इसका मतलब स्वंग के लिए ऑब्जेक्ट नेसेसरी है, अगर वो ऑब्जेक्ट नेसेसरी है तो ट्रांजिटिव है। और हिट के आगे आप यहां पर क्लियर हो रहा है ना, उसने बैट घुमाया तो बैट हिट किसको किया होगा, बॉल को ही किया होगा ना, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है। क्लियर होगी बात तारिक? ठीक है, ये किसने बताया होगा, असद ने बताया होगा आई थिंक, ये बात असद ने की थी जुल्करनैन ने, तो ठीक किया आपने। थैंक यू सर। एंड ओके, कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव के तौर पे भी काम कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव भी काम कर सकते हैं। कैसे? स्टॉप्ड, द कार स्टॉप्ड। अब ये सिचुएशन है जो आपने पूछा था ना कि सिचुएशन की बेस पे है कि नहीं। अब अगर जब बात की उसने कार स्टॉप्ड, कार रुक गई, तो यहां तो अंडरस्टूड है ना कि स्टॉप क्या हो रहा है, कार। लेकिन जब यहां पर यूं आ जाए कि आई स्टॉप्ड, मैंने रोका, तो यहां पर बताना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कि भाई क्या रोका, किसी बंदे को रोका है आपने, कि क्या चीज रोकी है। ठीक है, खाना पीना रोक दिया हो, फॉर एग्जाम्पल आई स्टॉप्ड ईटिंग, और आई स्टॉप्ड कार, तो जमीन आसमान का फर्क है। यहां से हमें नहीं पता लग सकता कि स्टॉप किस चीज को रोका, तो ऑब्जेक्ट निसेसरी है। ऑब्जेक्ट निसेसरी हो जाए तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट इन अननेसेसरी है तो इनट्रांजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे सिचुएशन बेस है, हर वर्ब ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखना। आई वॉकड, मैं चला। आप इसके साथ मतलब कंप्लीट है, अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है। अलोंग द रिवर, ये एक अलग है, prepositional फ्रेज ऐड कर दिया इसमें, कोई इशू नहीं। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक, कोई मसला नहीं, आप लगाएं ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। ओके, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, जो ऐसा वर्ब जो दूसरे वर्ब को असिस्ट करता है, उसके मीनिंग्स को क्लैरिफाई करता है, उसके मीनिंग को क्लियर करता है, जिस तरह इसमें बता दिया मैंने। ठीक है, इसमें जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, ठीक है, हैड वगैरह वगैरह, कैन, कुड, मस्ट, आउट, शुड वगैरह, ये सब ऑक्सिलरी हैं। द चेयरमैन विल रिटायर दिस मंथ, तो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, यू कुड नॉट हेल्प मी, हेल्प को असिस्ट कर रहा है कुड। डिसीव, धोखा देना, वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इस एक्शन वर्ब को कौन असिस्ट कर रहा है, वाज, तो वाज एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी है। आई हैव सोल्ड माई कार वगैरह वगैरह, ये देख लेना। लिंकिंग वर्ब, कनेक्टिंग वर्ब, स्टैटिक वर्ब या डेड वर्ब, इनको इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डेड स्टैटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, इसलिए स्टैटिक है। ठीक है, और लिंक भी करते हैं, ये किस तरह हम देखेंगे एग्जाम्पल में। अगेन ये भी इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, हैव बीन, शुड, माइट। और इसमें जो अलग है वो ये है, ठीक है, आई थिंक यहाँ से लुक, स्मेल, टच, टेस्ट, ये भी एज अ स्टैटिक वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ऐसे एज का इजाफा करके। इनको, ये लुक, स्मेल, टच, ठीक है, अपीयर, साउंड, फील, टर्न, रिमेन, प्रूव, ग्रो। अब मेरे ख्याल से ये सारे इंडिविजुअल, मैंने कोमा नहीं लगाया इसमें, फील, टर्न, रिमेन, प्रूव, ग्रो, ये सब के सब एज अ स्टैटिक, डेड, कनेक्टिंग या लिंकिंग वर्ब के तौर पे काम कर सकते हैं। इनकी जब एग्जांपल्स आएंगे तो आपको समझ आएगा। ये तो आसान है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल, ही वाज अ ब्यूरोक्रेट, आई हैव अ कार। ठीक है, तो ये तो सिंपल है क्योंकि आई हैव अ कार, ये कनेक्टिंग या लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से लिंक कर रहा है, सिंपल। देखिए, ही एक सब्जेक्ट है, ब्यूरोक्रेट एक ऑब्जेक्ट, नाउन, जो भी ब्यूरोक्रेट एक ऑब्जेक्ट है जो पहले, तो ही वाज, जो वाज है वो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से, चलिए इसमें पता नहीं मैंने आगे एग्जांपल्स ऐड किए या नहीं की, इसको ऐसे देखें। स्मेल है या लुक है, यू लुक, यू लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझें। अगर मैं कहता हूं कि यू लुक ब्यूटीफुल, आप खूबसूरत लगते हो, और अगर मैं कहूं यू आर ब्यूटीफुल, तो क्या कोई सेंटेंस में कोई फर्क आएगा? ध्यान से बात समझना। इट, ही, स्मेल का क्या होगा, ही स्मेल्स, इट स्मेल्स डिलीशियस, उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है खाने में से। इट, या मेल स्मेल्स डिलीशियस, जो खाना है उसमें से खुशबू आ रही है।
और अगर मैं कहूं मेल इज डिलीशियस तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, टच, टेस्ट वगैरह, ये लिंकिंग वर्ब से रिप्लेस हो सकते हैं बहुत सी जगह पर। जिन जगह पर ये रिप्लेस हो सकते हैं, चुनाचा उस जगह पर लुक, स्मेल, टच आ जाए तो आप याद रखना उनको एज अ कनेक्टिंग, लिंकिंग, स्टैटिक या डेड वर्ब कहेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे। अब आप यहीं पर अटकोगे। क्लियर है अभी बात? क्या भाई? सर रिपीट करने काइंडली मतलब। अच्छा मुझे देखने दो, मैंने आगे ऐड किए हैं? नहीं किए हैं। ये अभी मैंने पढ़ा रहा हूं तो मेरे जहन में है। देखो आपको ये तो क्लियर हो गया ना, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सारे कुड हैव, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब हैं। इनको कनेक्टिंग भी कहते हैं, इनको डेड और स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। ही वॉज अ ब्यूरोक्रेट, वो ब्यूरोक्रेट है, तो कोई एक्शन है क्या? मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, कोई एक्शन तो नहीं है। क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है इसलिए इसको कहते हैं स्टैटिक या डेड वर्ब। लिंकिंग क्यों कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब यू, इट साउंड्स गुड, आपने शायद सुना होगा, इट साउंड्स गुड, अच्छा तो लग रहा है। इट साउंड्स गुड, अच्छा तो लग रहा है। अगर आपको इट इज गुड तो कोई फर्क पड़ेगा? इट इज क्या है? कनेक्टिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, डेड वर्ब, स्टैटिक वर्ब, इज। लेकिन आपने उसको चेंज कर दिया साउंड से, या इट साउंड्स कह दो या इज कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब यहां पर साउंड एज अ कनेक्टिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, डेड वर्ब है। क्लियर है गई अब बात? अब किसने पूछा था? अगर इन अल्फाज को जब पेपर में आए, स्मेल, टच, टेस्ट, आप इनको किसी भी लिंकिंग वर्ब से चेंज करके देखना। अगर वो उससे मीनिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, सलामत रहता है, तो समझ जाएं कि ये लुक, स्मेल, टच, ये सब के सब लिंकिंग, स्टैटिक या कनेक्टिंग डेड वर्ब में। क्लियर होगी बात? आगे चले। ओके, अब तो आ ही गई होगी। अच्छा, अब एक यहाँ पर एक रूल है इनडायरेक्ट क्वेश्चन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आया होता है। ठीक है, कंजंक्शन लगानी है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। उस सिनेरियो में क्या होगा? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है जी आपका? एक तो ये सेंटेंस है। अब यहां पर हमने क्या किया, व्हाट इज योर नेम में इज, यहां पर असल में क्या है, योर नेम। योर नेम से के बाद हालांकि आता है जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। ठीक है, व्हाट इज योर नेम। और अगर ये यूं हो, डू यू नो, देखें असल क्वेश्चन ये है, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? व्हाट इज माई नेम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, डू यू नो। यहां देखें, गौर करें। 5 मिनट रहते हैं हमारी मीटिंग एंड होने में। डू हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से बाद में आना चाहिए लेकिन पहले आ गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया, यहाँ पर क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया। अब जब हम लगाएंगे कंजंक्शन व्हाट, तो कंजंक्शन लगाने के बाद फिर हम सेंटेंस, क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो अगेन उस तरह नहीं रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले आओ। हम क्या कहेंगे, डू यू नो व्हाट माई नेम इज। ये करेक्ट है। ये मुझे बताएं किसको समझ नहीं आया। अगेन कोई बोल दिया करे कि समझ आ गया है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। जो आसान हो गए मैं आगे चला जाऊंगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? ओके जी। यस सर। दोबारा बताऊं? कुड यू प्लीज टेल मी अगेन, बस आखिर ये सेंटेंस दोबारा बता देता हूँ। कुड यू प्लीज टेल मी, एक ये क्लॉज है और एक क्लॉज ये है। इसमें गौर करें कि जो पहली क्लॉज है उसमें जब भी हमने क्वेश्चन बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं ना। इंग्लिश का सिंपल फार्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी तो लगाते हैं ना। जब भी हमने क्वेश्चन बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं।
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दी। अब गौर करें इस क्लॉज में, कुड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, इसका मतलब हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लिया। जब क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसी सेंटेंस का कंजंक्शन के बाद, तो फिर हम उसको सवालिया नहीं बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्वेश्चन वाला नहीं रखेंगे। उसमें क्या होगा कि ना ये जो द सर्विस हॉस्पिटल एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हम क्वेश्चन वाला फॉर्मेट नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे ये मैंने आपको समझा दिया, पेपर में क्वेश्चन आएगा। ओके, कुछ होते हैं ऐसे, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस उनके लगाते ही लगाते हैं। तो कैसे? ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, छोड़े एक्स को छोड़े, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, क्लास में वो गैर हाजिर था, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव केस लगाना जरूरी है, एब्सेंटेड हिमसेल्फ लगाएं। ठीक है, इसी तरह ही रिवेंज, रिवेंज के साथ हिमसेल्फ लगाएं। अवेंज, यू शुड अवेंज योर सेल्फ, ये इंग्लिश का रूल है, इनके साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगाना जरूरी है। ठीक है, अवेल, रिवेंज, एब्सेंट, एंजॉय, कुछ और भी होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर्स, दो चार एरर्स हैं वो हम देख लेते हैं। आई रॉट द लेटर बिफोर शी हैड अराइव्ड, ये गलत है। वो कहता है कि अब अगर आपको, ये तो बात ठीक है, उसूल तो ठीक है, एक तरफ पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट हो। वो कहता है नहीं, बेहतर ये है कि आप पहले पास्ट परफेक्ट को यूज करें, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप यूज करें पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक्टिव वाइज कहा था कि सब देखें और असाइनमेंट लिखें। ठीक है, इसलिए आपको कहा था। अब आपको जिसने वो रिवाइज किए हैं तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में उसको फर्क पता है। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर शी अराइव्ड, आई हैड, अब ये सारे मैंने प्रैक्टिस सेंटेंस बनाए हैं, इनको देखें। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पर हैड का यूज हुआ ना, तो आई हैड सीन हर, आई वुड मैरी हर, तो एक तरफ हैड है तो दूसरी तरफ वुड यूज हो सकता है, एक तरफ हैड है दूसरी तरफ वुड हैव भी यूज हो सकता है, एक तरफ हैड है तो वुड हैव, ये अगेन हुई है। ठीक है, और अब एक देखें, वो एक तरफ आपने ना कोई भी इसमें कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ तो आपने हैड का यूज किया है, तो नेक्स्ट पार्ट में आप पास्ट का यूज करोगे, ये भी पास्ट परफेक्ट का यूज आपने पहले करना है। अगर आपने पास्ट का कंडीशनल बनाना है तो हैड वाला सेंटेंस पहले आएगा, उसके बाद चाहे आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करें या वुड हैव, वुड यूज करें, वुड हैव यूज करें, वो बाद में। क्लियर? आगे कंडीशनल आएंगे तो मैं इनको आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ चूंकि हेल्पिंग वर्ब हम पढ़ रहे थे ना अभी, हेल्पिंग वर्ब, तो इस उस नोयत से मैंने इनको ऐड किया। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैव कम, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, बताएं कौन सा करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताएं, आगे कोई सेंटेंस तो नहीं है? चले मैं खुद ही बता देता हूँ, द प्रेसिडेंट एंड नीचे सेक्रेटरी, वाला था। नीचे वाला ठीक है, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम। अच्छा, ये आप ये कहते हो कि ठीक है, ये बताएं, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैज कम, द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम, अब कौन सा ठीक है? नीचे वाला ठीक है, अभी भी नीचे वाला ठीक है। क्यों ठीक है? देखो, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हैज कम, इसका मतलब है कि ये प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों एक ही बंदे हैं, एक बंदा है उसके बाद दो ओहदे नहीं हो सकते, वो प्रेसिडेंट भी है और सेक्रेटरी भी है। लेकिन अगर दोनों के साथ हम दा लगा दें, द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी, इसका मतलब है दोनों अलग अलग बंदे हैं, तो इनके साथ यहाँ पे हैव का यूज होना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग?